पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाम को विक्रम घर आता है। उसने अपने ब्लेजर को कंधे पर टांग रखा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कितना परेशान है वो इस वक्त। शायद आज दिन भर उसने भी सोना के बारे में ही सोचा था। विराट तो कब का घर आ चुका था। विराट और करुणा जी इस वक्त हॉल रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। सोना सामने ही खड़ी थी। जैसे ही विक्रम घर के अंदर आया, सोना की नजर उस पर पड़ी तो उसके दिल को कितना सुकून मिला, ये तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो मोहब्बत भरी नजर से विक्रम को ही देख रही थी। एक पल के लिए तो उसे उसके वो बचपन वाला राजा उसमें दिखने लगा था। विक्रम ने एक नजर ठीक उसके सामने खड़ी सोना पर किया, जो बेहद प्यार से उसे ही देख रही थी। विक्रम ने उससे नजर हटाकर अपनी माँ को देखते हुए कहा, मॉम, मैंने फैसला कर लिया है। विराट और करुणा जी पहले तो हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर करुणा जी ने विक्रम को देखते हुए कहा, कैसा फैसला बेटा? विराट ने भी तपाक से कहा, हाँ भाई, कैसा फैसला? विक्रम ने फिर से एक नजर सोना पर किया, जो अभी भी उसे चाहत भरी नजरों से देख रही थी। विक्रम उसे देखते हुए कहा, मैं रागिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सोना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने सिर पर एक हाथ दे दिया। नहीं, उसके मुंह से धीरे से अपने आप ही निकल गए। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए विक्रम को ही देख रही थी। इधर विराट और करुणा जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विराट उठा और विक्रम के गले लगने को हुआ तो विक्रम ने उसे हाथ दिखाकर रुक जाने का इशारा करता है और अपने कमरे में जाने को हुआ। तभी करुणा जी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुको विक्रम, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मुंह मीठा करना तो बनता ही है। सोना बेटा, जाओ, किचन में मिठाई है, लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। सोना करुणा जी की ओर देखती है। वो उसे किचन में जाने का इशारा करते हैं। सोना ने फिर से विक्रम की ओर नजर किया, जो अब एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। सोना ने किसी तरह अपने आंसू रोके किचन में गई और किचन में जाकर फपक पड़ी। ये कैसा इम्तिहान है भगवान, इतना भी दर्द मत दो जो सहा न जाए। तभी उसे फिर से करुणा जी की आवाज सुनाई देती है, बेटा क्या हुआ, मिला? सोना ने अपने आंसू पोंछे, हाँ आंटी, अभी लाई, कहकर वो मिठाई लेकर बाहर आती है। करुणा जी की ओर बढ़ी तो उन्होंने कहा, एक काम करो, पहले तो विक्रम का ही मुंह मीठा करवाओ, आज इसने खुश कर दिया है अपनी माँ को। सोना उसकी ओर मुड़ी और उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। वो उसके पास गई, उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए भी वो उसकी आंखों में ही देख रही थी। विक्रम भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। दोनों की आंखें चार थी। विक्रम साफ देख पा रहा था कि किस तरह सोना की आंखें रो देने के लिए तड़प रही है। तभी करुणा जी ने हैरानी से कहा, सोना, मिठाई दो विक्रम को, ऐसे भूत बने क्यों खड़ी हो? सोना अपने कांपते हाथों से मिठाई उठाती है और विक्रम की ओर बढ़ाती है। नजर तो विक्रम की आंखों में ही टिकी हुई थी। विक्रम ने बड़े आराम से उसके हाथों से मिठाई लिया और बड़े खुशी के साथ अपने मुंह में रखा और अपने कमरे की ओर चला गया। सोना के दिल से एक दर्द भरी आह उठ रही थी। वो बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। तभी विराट भी उठा अपने कमरे में चला जाता है। करुणा जी अपनी जगह से उठी, सोना के हाथ से मिठाई का डब्बा लिया। लो बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो। ये लड़का तो न जाने कब से मेरी बात टाल रहा था। पता नहीं आज ये शादी के लिए कैसे मान गया। मैं तो ये सोच सोच कर ही हैरान हूँ, कहकर उन्होंने सोना को मिठाई खिलाते हुए कहा। सोना उन्हें मना तो नहीं कर पाई, पर ये मिठाई भी आज उसे कड़वी लग रही थी। उसकी नजर बार बार विक्रम के कमरे की ओर जा रही थी, जिसका दरवाजा बंद था। सोना का दिल तो कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो उसके कमरे में चली जाए, उसके सीने से लग जाए, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे जी भरकर देखे, उससे खूब शिकायत करे। लेकिन वो सबके सामने ऐसा कर भी नहीं सकती। वो अपनी नम आंखों से उसके कमरे के दरवाजे को देखकर
खोई हुई सी खड़ी थी। तभी उसे करुणा जी की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ सोना, तुम किस ख्याल में डूबी हुई हो? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, किचन से खाना लेकर टेबल पर रख दो, मैं सबको सर्व कर दूंगी। सोना ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए किचन में चली जाती है। थोड़ी ही देर में विक्रम और विराट दोनों नीचे उतरते हैं। करुणा जी ने सोना को देखते हुए कहा, सोना बेटा, तुम भी बैठ जाओ, मैं सबके लिए खाना सर्व कर देती हूँ। नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं सर्व कर देती हूँ, सोना ने कहा। तो करुणा जी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बैठ गई। सोना सबसे पहले विक्रम के पास ही जाती है, उसे खाना सर्व कर देती है और वहीं खड़े एक टक उसे ही देखने लगती है। इस वक्त उसकी दिल की धड़कन जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। कितना कुछ कहना चाहती थी वो उससे, कितना कुछ सुनना चाहती थी वो उससे। वो अपनी तेज धड़कनों के साथ उसे ही देख रही थी, लेकिन विक्रम ने एक नजर तक उसे नहीं देखा। वो जानता था कि सोना उसके बाजू में खड़ी उसे ही एकटक देख रही है, लेकिन उसने उस पर एक नजर तक नहीं किया। विराट और करुणा जी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। विराट ने कहा, सोना, अगर हमें भी मिल जाता तो? तभी सोना को ख्याल आता है कि उसने तो विराट और करुणा जी के लिए खाना लगाया ही नहीं। उसने अपने सिर पर हाथ देकर कहा, ओह सॉरी। वो जल्दी से विराट के पास जाकर उसके प्लेट में खाना लगा देती है और फिर से उसकी नजर जाकर ठहरती है विक्रम पर। विक्रम बस नजर झुकाए खा रहा था, हालांकि वो खुद पर सोना की नजर को महसूस कर पा रहा था। फिर भी करुणा जी ने अपने माथे पर हाथ देते हुए कहा, बेटा क्या हो गया है आज तुम्हें? तुमने तो मुझे खाना परोसा ही नहीं। ये सुनकर सोना हड़बड़ा गई, सॉरी आंटी। वो अब करुणा जी के पास जाकर उनके लिए खाना लगाती है और फिर वहीं खड़ी उसकी नजर फिर से जाकर विक्रम पर ठहर जाती है। वो बस एक टक विक्रम को ही देख रही थी। विराट और करुणा जी हैरानी से सोना को देख रहे थे। करुणा जी ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, बेटा अब तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, बैठो, तुम्हें खाना नहीं है? विराट ने भी कहा, हाँ सोना, एवरीथिंग इज फाइन। सोना ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। विक्रम ने अब जाकर सोना पर नजर किया। वो अभी भी नम आंखों से बड़ी ही बेचैनी के साथ विक्रम को देख रही थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसकी हालत अब विक्रम से छुपी नहीं थी। उसने फिर से नजरें झुका लिया और चुपचाप खाने लगा। करुणा जी ने फिर से सोना से कहा, सोना बेटा बैठो, डिनर करो। सोना ने हड़बड़ाते हुए उनके बाजू में बैठ गई, खुद के लिए थोड़ा सा खाना निकाला और खाने लगी। रह रहकर अभी भी उसकी नजर विक्रम पर ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में सबका डिनर पूरा होता है। विक्रम तो डिनर पूरा होते ही अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर साथ में बैठने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोना अपने कमरे में जाकर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा विक्रम से बात करना बहुत जरूरी है। बहुत नाराज है वो मुझसे, लेकिन कैसे? काफी देर तक चक्कर काटने के बाद अब उससे रहा नहीं गया। नहीं, अब मैं उससे और बात किए बिना नहीं रह सकती। मर जाऊंगी अब अगर उससे एक पल और दूर रही तो। उसने अपने आंसू पोंछे और किसी की परवाह किए बिना उसके कमरे में गई, दरवाजे पर हाथ दिया, अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से खुला ही था। विक्रम कमरे की खिड़की की ओर मुंह करके दरवाजे की ओर पीठ करके खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने बिना पीछे मुड़े बिना सोना की ओर देखते हुए कहा, आओ सोना मेहरा आओ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी और ये दरवाजा तुम्हारे लिए ही खुला छोड़ रखा है। सोना ने तेज रफ्तार से उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसा विक्रम, क्यों? तुम बहुत पहले से सच जानते थे, साथ होते हुए भी मुझे बताया तक नहीं, कभी कहा नहीं कि तुम ही मेरे राजा हो। क्यों किया तुमने ऐसा? और आज आज शादी के लिए भी राजी हो गए, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी सोना तुम्हारे सामने ही है। एक बार भी दिल नहीं कांपा तुम्हारा। 12 साल में एक पल के लिए भूली नहीं थी तुम्हें।
कोई ऐसा पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, तुम्हारा नाम ना लिया हो। और आज जब तुम मेरे सामने आ चुके हो तो किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? विक्रम उसकी ओर मुड़ा और बोला, क्यों? सिर्फ तुम्ही किसी और से शादी कर सकती हो, मैं नहीं। तुमने भी तो कार्तिक से सगाई किया था, शादी करने वाली थी। वो तो मैं था जो शादी होने नहीं दिया। हाँ सोना मेहरा, ये सगाई तोड़ने के पीछे मेरा ही हाथ था। उसके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर ही ये सगाई तोड़े थे। उसने खुद के सीने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, लेकिन तुमने कैसे राजी खुशी सगाई कर ली? हाँ बोलो, तब तो तुम्हारा दिल नहीं कांपा। विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों से आंसुओं के धार बह गए। मैंने मना किया था विक्रम, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला मेरे हाथों नहीं था। पर तुम तो अपने फैसले खुद ले सकते हो ना। क्या सच में तुम्हें मेरे बिना कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम सच में किसी और से शादी कर सकते हो? क्या तुम मेरे बिना जी सकते हो? सोना ने सिसकते हुए कहा। विक्रम अपनी लाल आंखों से उसकी आंसू भरी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक मतलबी लड़की हो, जिसके लिए अपने बाप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए था ना, अपने बाप के पास जाना था तुम्हें। जा सकती हो, जब मन करे तब जा सकती हो। फिलहाल तो तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। कहते हुए उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सोना का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विक्रम उसे ऐसा कुछ भी कहेगा। उसने अपनी नजरें झुका ली, अपने आंसू पोंछ लिया, वो अभी भी सिसक रही थी। उसने फिर से हैरानी से एक नजर विक्रम पर किया, जो उसे ही देख रहा था। पर अब उसने नफरत से चेहरा फेर लिया। सोना भी मुड़ी और बाहर की ओर कदम बढ़ा लिए। विक्रम ने एक नजर सोना पर किया, जो अब उसके कमरे से जा रही थी। उसने फिर से अपना चेहरा फेर लिया और इसी के साथ दरवाजे पर पहुंचकर सोना के कदम भी ठिठक गए। उसने फिर से मुड़कर आंसू भरी आंखों से एक नजर विक्रम पर किया, जो अपना चेहरा फेरे खड़ा था। अब सोना भी उसके कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद विक्रम ने एकदम से पास के टेबल से एक शो पीस उठाया और मिरर पर दे मारा। लेकिन इतने में उसका गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। सोना भी कमरे में आई और बेड पर गिरकर बेतहाशा रोने लगी। पूरी रात उसने रोते हुए गुजार लिए। अगले दिन सुबह सोना रेडी होकर कमरे से निकले, नीचे आई तो विक्रम हॉल रूम में ऑफिस जाने के लिए रेडी ही बैठा था। वो सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पर नजर कर रहा था। सोना नीचे आई तो उसकी नजर ठहर गई विक्रम पर। विक्रम की नजर सामने गई तो सोना बिना किसी भाव की अपनी खाली आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें हल्की सी सुजी हुई लग रही थी, चेहरा उतरा हुआ था। विक्रम ने फौरन अपनी नजरें फेरी और अपनी माँ को आवाज देते हुए कहा, मॉम मैं जा रहा हूँ। करुणा जी तुरंत किचन से बाहर निकली। अरे विक्रम रुको, मैं तो तुम्हें अभी यही बताने वाली थी कि रागिनी अपने मामा जी के साथ यही आने वाली है। वो लोग सुबह से ही घर से निकल चुके हैं। जैसे ही कल रात मैंने उन्हें फोन करके बताया, वो सब तो बहुत खुश हो गए। बोल रहे थे आज ही वो लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगे, शादी और सगाई की डेट फिक्स करके ही जाएंगे। ये सुनते ही सोना की आंखें फिर से नम हो गई। वो हैरानी से विक्रम को देखने लगी, जैसे वो उसका जवाब सुनना चाहती हो। विक्रम ने भी अपनी माँ को हैरानी से देखते हुए कहा, मॉम कल तो मैंने आपको बताया और आपने कल ही फोन करके उन्हें बुला भी लिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी आपको? करुणा जी ने उसके गाल पर हाथ देते हुए कहा, बेटा इतने सालों के बाद तो तुम राजी हुए हो शादी के लिए। इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए, सब कुछ अच्छे से निपट जाए बस। विक्रम ने अपना सिर झटकते हुए कहा, मॉम कम से कम एक बार मुझसे पूछ कर तो फोन करते। करुणा जी ने कहा, इसमें पूछना क्या विक्रम, मैं तुमसे पूछती तो तुम फिर से कोई बहाना लाकर खड़ा कर देते। वो लोग आ रहे हैं और तब तक तुम घर पर ही रहोगे, समझे? उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी विक्रम
मैं तो बहुत खुश हूँ। कितनी अच्छी लड़की है रागिनी। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। सच बोलूं तो वो ही इस घर की बहू बनने के काबिल लगती है मुझे तो। विक्रम ने एक नजर सामने खड़ी सोना पर किया जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे देखते हुए विक्रम ने कहा, आप ठीक कह रही है मॉम। रागिनी ही इस घर की बहू बनने के काबिल है। ये सुनकर सोना ने अपनी नजरें झुका लिया और वो किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहती तो सबके सामने ही रो देती। थोड़ी देर के बाद विक्रम, करुणा जी, विराट सब हॉल रूम में बैठे नजर आते हैं। सब मेहमानों के इंतजार में बैठे हुए थे। सोना भी उतरे चेहरे से उनके साथ ही बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर एक 50 साल के आसपास का इंसान एंटर होता है जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके एक 23-24 साल की लड़की थी जिसने वेस्टर्न नी लेंथ ड्रेस पहना हुआ था। ऊंची ऊंची हील पहनी हुई थी। कमर से थोड़े ऊपर तक के बाल को कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। उसने डार्क मेकअप और डार्क लिपस्टिक लगाया हुआ था जो देखने में ठीक ठाक ही लग रही थी। वो उस बूढ़े आदमी की भांजी थी। तो वहीं उस आदमी के दूसरे साइड पर एक 25-26 साल का नौजवान लड़का खड़ा था। देखने में तो वो भी ठीक ठाक लग रहा था। वो उस बूढ़े आदमी का बेटा जैकी था। तीनों घर के अंदर आते हैं। हेलो करुणा जी, कैसे हो आप। जैसे ही आपका फोन आया मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाया। आप जानते हैं ना मैं विक्रम बेटे को अपनी भांजी रागिनी के लिए कितना पसंद करता हूँ। आई एम सो हैप्पी। तभी करुणा जी ने भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ आप ही हैप्पी नहीं है जगदीश जी, मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। रागिनी बेटी भी मुझे अपने विक्रम के लिए बहुत ज्यादा पसंद है। कितनी अच्छी जोड़ी है इनकी। देखिए दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। जगदीश जी ने अपनी भांजी की ओर नजर किया तो वो विक्रम के पास आकर शर्माते हुए खड़ी थी। दोनों साथ साथ खड़े थे और सोना अपनी आंखें छोटी छोटी करके उस लड़की को ही घूर रही थी। विक्रम तो इस वक्त काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। वो जल्द से जल्द इस भीड़ से निकलना चाहता था। करुणा जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, बैठिए ना। सब बैठते हैं। तभी विक्रम ने अपनी माँ से कहा, मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे, अभी तो मेहमान आए हैं और अभी तुम जा रहे हो। थोड़ी देर के बाद जाना, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहकर करुणा जी किचन की ओर जाने के लिए मुड़ी तो सोना ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ। उसे देखते हुए जगदीश जी ने पूछा, वैसे ये कौन है करुणा जी, पहले तो कभी आपके घर पर नहीं देखा। करुणा जी ने सोना को देखते हुए कहा, जगदीश जी बस यूं समझ लीजिए, बेटी नहीं है पर बेटी से बढ़कर है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। जब से आई है मुझे तो कोई काम ही नहीं करने देती। हर काम इसने बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। कभी चली गई तो मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी इसके बिना। उन्होंने बेहद प्यार से सोना को देखते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर सब सोना की ओर देखने लगते हैं। ना चाहते हुए भी विक्रम की नजर सोना पर चली ही जाती है। सबकी नजर खुद पर देखकर सोना ने अपनी नजरें झुका ली। पर कोई था जो बड़े प्यार से उसे पैर से लेकर सिर तक देख रहा था और वो था जैकी। उसने सोना को पैर से लेकर सिर तक एक नजर किया। पिस्ता कलर के साड़ी में कमर तक के खुले स्ट्रेट बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, गोरा रंग, किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी सोना। उसके सामने तो रागिनी कुछ भी नहीं थी। सोना चुपचाप किचन में चली गई, सबके लिए नाश्ता लेकर आई और सोफा के सामने के टेबल पर रख दिया। फिर सबके लिए एक ट्रे में चाय का कप लेकर आती है, पर अब की बार उसने टेबल पर नहीं रखा बल्कि एक एक करके सबके हाथों में कप बढ़ाने लगी। उसने जगदीश जी को, करुणा जी को, विक्रम को, विराट को, जैकी को, सबको चाय का कप हाथ में दिया और जब रागिनी की बारी आई तो उसने उसे चाय का कप उसके हाथ में दिया और देते हुए जानबूझकर उसके ड्रेस में कप गिरा दिया। रागिनी एकदम से उठ खड़ी हुई। ओह माय गॉड, मेरा ड्रेस खराब हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। माय गॉड, वॉशरूम कहाँ है। सोना अनजान बनते हुए कहा, सॉरी
पता नहीं कैसे गिर गया। आप चलिए मेरे साथ। वो उसे अपने साथ ले गई। विक्रम अच्छे से समझ चुका था कि सोना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। सोना उसे बाहर के वॉशरूम में लेकर गई। कुछ दूरी पर खड़े होकर उसे दिखा दिया। रागिनी वॉशरूम चली गई। सोना वापस आने के लिए मुड़ी तो सामने विक्रम खड़ा था। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? बोलो। झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। सोना ने अपने हाथ बांधते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, इसमें झूठ क्या बोलना? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर ही किया है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तुमसे चिपक कर खड़ी थी। विक्रम हैरानी से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम तो ऐसी नहीं थी। ऐसी कब से बन गई? ये जो मासूम सा चेहरा है ना, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। बाकी अंदर से तुम भी कम नहीं हो। और तुम ना बड़ा तड़प रही थी ना अपने बाप के पास जाने के लिए, गई नहीं। सोना ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, और जाऊंगी भी नहीं। मैं यहीं पर रहूंगी इसी घर में, और देखती हूँ तुम कैसे किसी और से शादी करते हो। ये सुनकर विक्रम तो एक पल उसे हैरानी से देखने लगा। फिर उसने उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद के करीब कर लिया। इसी के साथ सोना की सांसें तेज हो गई। विक्रम उसके आंखें गाल होठ पर बारी बारी से नजर फेरते हुए बोला, मैं करूंगा उससे शादी, और तुम रोक भी नहीं सकती। सोना ने भी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए कहा, और मैं ये शादी नहीं ही होने दूंगी, कभी नहीं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। विक्रम तो एक पल के लिए उसकी बातों में ही खो गया, पर फिर अगले ही पल उसने उसे एक झटके के साथ छोड़ दिया और वहां से चला गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।